हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6 चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज। ठीक है बच्चों, तो चलिए त्रिभुज के बारे में कुछ जानते हुए उसके बाद एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करते हैं। बच्चों जो एक्सरसाइज आपको सॉल्व कराया जाएगा उससे पहले आपको उस एक्सरसाइज के बारे में बता दिया जाएगा। ठीक है, जैसे प्रश्नावली 6.1 पहले आपको सॉल्व कराने हैं, तो 6.1 में पहले हैं क्या क्या वो हम जान लेते हैं, उसके बाद प्रश्नावली पर चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ जो प्रश्नावली 6 दिया है त्रिभुज, इसमें हमें दो बातें पहले जाननी है 6.1 के लिए। पहला है सर्वांगसम आकृतियाँ और दूसरा है समरूप आकृतियाँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले सर्वांगसम और समरूप को जान लेते हैं, फिर प्रश्नावली की ओर चलते हैं। तो पहले बात करते हैं हम सर्वांगसम आकृतियों की। सर्वांगसम आकृतियां, ठीक है बच्चों, देखिए पहले बात करते हैं किसकी, सर्वांगसम आकृतियों की। तो बच्चों ये अगर देख रहे हैं आप तो ये लिखा है सर्व अंग सम। सर्वांगसम तीन शब्दों से मिलकर बना है, सर्व अंग और सम, अर्थात जिनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों। ऐसी दो आकृतियां जिनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों वो क्या कहलाएंगी, सर्वांगसम आकृतियां कहलाएंगी। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल में आप समझिए, जैसे ये क्या है, वर्ग मान लीजिए, ये क्या है, एक वर्ग है। ठीक है बच्चों, दूसरा एक और ले लेते हैं, ये भी हमारा क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, अब देखिए ये जो है सेम साइज में, जैसे ये मान लें 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर भुजा का, तो जब इनके साइज समान हैं तो ये ऐसी आकृतियों को क्या कहते हैं, सर्वांगसम आकृतियां कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आपको परिभाषा के साथ हम बताते हैं कि ऐसी आकृतियां जिनके आकार समान एवं अमाप समान होते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए यहां लिखे हैं कि ऐसी आकृतियां जिनके आकार समान और अमाप समान होते हैं। अब देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए, ये जो आकार शब्द है, आकार को इंग्लिश में कहते हैं शेप। क्या कहते हैं बच्चों, शेप। और अमाप को कहते हैं साइज। ठीक है, शेप और साइज। शेप यानी कि जो देखने में एक जैसा लगे। ठीक है बच्चों, जैसे आप ताजमहल देखते हैं, अगर आगरा जाकर के आप ताजमहल देखते हैं तो ताजमहल आपको बड़ा सा दिखाई देता है, और वही ताजमहल का अगर एक छोटा सा टाइटल देखना हो तो दुकानों पर आपको मिल जाता है, प्लास्टिक का बना हुआ, फाइबर का बना हुआ मिल जाता है ना। तो ताजमहल जो छोटा सा आप लिए हैं, इसे भी देखेंगे तो कहेंगे ताजमहल है, और जो आगरा में जाकर के देखेंगे वो भी क्या है, आपका ताजमहल है। तो ताजमहल जो देख रहे हैं आप, आकृति जो है, सॉरी, जिसका आकार समान है, मतलब ताजमहल का वहाँ जो आप आकार देख रहे हैं वही चीज़ आप दुकान पर भी देख रहे हैं। तो जब देख रहे हैं कि ये जो दोनों हैं ये सेम आकार के हैं, इसलिए क्या आप बोलते हैं कि ये ताजमहल है। ठीक है, उनमें अंतर किसका होता है, साइज का। ठीक है ना, तो इसमें ये कहा है कि ऐसी आकृतियां जिनके आकार समान एवं अमाप दोनों समान हों। तो जब आकार और अमाप दोनों समान होंगे तो ऐसी आकृतियों को क्या कहेंगे हम, सर्वांगसम आकृतियां। ठीक है बच्चों, जैसे ये आप ले लीजिए, एक ये वृत्त ले लीजिए और दूसरा ये वृत्त ले लीजिए। अब देखिए ये जो हैं देखने में एक जैसे हैं ना, दोनों क्या है, वृत्ती हैं। ठीक है, देखने में एक जैसे लग रहे हैं ना। अब इनका जो ये दो जो देखने में एक जैसे लग रहे हैं, तो देखने में एक जैसे लग रहे हैं इसका मतलब इनका आकार क्या है, समान है। आकार मतलब जो देखने में एक जैसे हों, आकार समान होंगे तो देखने में क्या होंगे, एक जैसे होंगे। तो ये जो है देखने में एक जैसे हैं, वृत्ती हैं। अब बात करते हैं अमाप की। अमाप जैसे ये ले लीजिए, ये त्रिज्या 2 सेंटीमीटर का है वृत्त, तो ये भी त्रिज्या कितने का हो, 2 सेंटीमीटर का हो। तो ये देखने में भी एक जैसे हैं और इनकी जो माप है यानी जो त्रिज्या हम लिए हैं वो भी समान है।
तो जो देखने में एक जैसे और उनके अमाप भी समान हो तो ऐसी आकृतियों को क्या कहते हैं बच्चों? सर्वांग समाकृतियां। ठीक है, यहां आप लिख सकते हैं कि दोनों वृत्तों के आकार समान एवं अमाप समान हैं, अतः ये सर्वांग सम है। क्या है बच्चों? सर्वांग सम है। ठीक है, यदि देखने में एक जैसे हों और उनके साइज भी क्या हो? समान हो, तो ऐसी आकृतियों को क्या कहते हैं? सर्वांग समाकृतियां। ठीक है, अब देखिए इसके बाद एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे ये हम ले लिए क्या? एक वर्ग। ठीक है, और इसके बाद एक ये छोटा सा। ठीक है बच्चों, अब बताइए इसका जो साइड है ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का वर्ग और ये जो है 2 सेंटीमीटर का वर्ग है। ठीक है, अब देखिए ये देखने में एक जैसे लग रहे हैं ना, दोनों वर्ग ही हैं, दोनों क्या है? स्क्वायर हैं, वर्ग ही हैं। तो जब दोनों वर्ग हैं तो देखने में एक जैसे हैं। चलिए आकार आपका समान हो गया, लेकिन अब फिर कहा है कि अमाप भी समान हो। तो बच्चों अमाप देख रहे हैं, इसका 3 सेंटीमीटर है और इसका कितना है? 2 सेंटीमीटर है। तो ये समान नहीं है। तो जब अमाप समान नहीं है तो इसका मतलब ये सर्वांग सम भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों ना, तो यहां आप लिख लेंगे कि दोनों वर्ग में आकार समान है एवं अमाप समान नहीं है। ठीक है बच्चों, कंडीशन हमारा ये है कि आकार और अमाप दोनों समान होने चाहिए। तो यहां आकार तो समान है लेकिन अमाप समान नहीं है, अतः ये दोनों वर्ग सर्वांग सम नहीं है। ठीक है ना बच्चों, तो यहां से आपको ये समझना है। चलिए एक और देख लेते हैं। जैसे ये हम ले लिए एक वर्ग और ये ले लिए एक वर्ग। ठीक है, इसका जो साइड है 3 सेंटीमीटर, इसका भी कितना है? 3 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो वर्ग है ये आपका क्या होगा? सर्वांग सम होगा, क्योंकि देखने में एक जैसे हैं और इनका जो अमाप है वो भी समान है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही और लेते हैं। जैसे त्रिभुज ले लीजिए आप। इस त्रिभुज में यदि ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, या इसे 4 कर लीजिए आप, और ये 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। एक दूसरा वाला त्रिभुज लेते हैं और इसमें ये देखते हैं, चलिए थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। इसमें ये देखते हैं कि ये जो है 8 सेंटीमीटर, ये जो है आपका 6 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद यहाँ से ये करते हैं। देखिए यहाँ से देख रहे हैं तो इनका जो साइज है वो समान नहीं है। देखने में तो एक जैसे हैं, समकोण त्रिभुज दोनों हैं, देखने में एक जैसे हैं, लेकिन इनका जो साइज है वो समान नहीं है। तो जब देखने में एक जैसे हों और साइज समान नहीं है तो ऐसी आकृतियां क्या हैं? सर्वांग सम आकृतियां नहीं होंगी। ठीक है, जब देखने में भी एक जैसे हों और उनके साइज भी समान हों तो ऐसी आकृतियों को क्या कहते हैं? सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। लेकिन यहां आप देख रहे हैं तो देखने में तो एक जैसे हैं, समकोण त्रिभुज हैं, लेकिन इनके साइज जो है वो समान नहीं है, इसलिए ये जो होगा सर्वांग सम नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बात करते हैं, सर्वांग सम हो गए आपके। अब बात करते हैं समरूप आकृतियों की। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं किसका? समरूप का। तो यहां बात करते हैं समरूप आकृतियों की। चलिए लिख लेते हैं समरूप आकृतियां। ठीक है, अब देखिए जब हम बात करते हैं समरूप आकृतियों की तो समरूप मतलब रूपरेखा एक जैसा हो। रूप क्या हो? एक जैसा। सम मतलब समान रूप, एक समान रूप के हों। जो एक समान रूप के हों ऐसी आकृतियों को क्या कहते हैं? समरूप आकृतियां। चलिए इनकी परिभाषा पहले देख लेते हैं कि ऐसी आकृतियां
ऐसी आकृतियां जिनके आकार समान एवं आकार समान हों परंतु अमाप समान होना आवश्यक नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिए ये कहे हैं कि ऐसी आकृतियां जिनके आकार समान हों, ऐसी दो आकृतियां जिनके आकार समान हों लेकिन उनका अमाप जो है वो समान होना संभव नहीं है। अभी देखिए इससे पहले आपको जो सर्वांगसम बताएं तो उसमें ये बताएं कि जो देखने में भी एक जैसे हों और उनकी साइज भी जो हो वो क्या हो, एक समान हो। जैसे ये 2 सेंटीमीटर का तो ये भी 2 सेंटीमीटर का, देखने में तो एक जैसे हैं, वर्ग हैं, देखने में एक जैसे हैं और इसके बावजूद जो है इनकी साइज जो है वो भी समान है। तो ऐसी आकृतियों को हम बताए हैं सर्वांगसम आकृतियां। लेकिन यहाँ जो लिखे हैं कि ऐसी आकृतियां जिनके आकार समान हो, मतलब देखने में जो हो एक जैसे हो परंतु अमाप समान होना आवश्यक नहीं है। मतलब अगर आप अमाप समान कर रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर अमाप समान है तो भी है और अगर अमाप समान नहीं है तो भी आपका क्या है, वो समरूप आकृतियां हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए जैसे इसमें ये ले लें कि ये एक वृत्त और एक वृत्त ये, ठीक है, इसका जो माप है ये है आपका 2 सेंटीमीटर और इसका जो माप है ये मान लीजिए आपका है 6 सेंटीमीटर। कितना है बच्चों, 6 सेंटीमीटर। अब देखिए ये देखने में एक जैसे हैं, दोनों वृत्त हैं। अगर देखने में एक जैसे हैं, अब इनके अमाप से हमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इनके अमाप से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अमाप ये छोटा है ये बड़ा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस देखने में एक जैसे हों। अगर ये देखने में एक जैसे हैं, देखिए क्योंकि ये परिभाषा में कहा गया कि ऐसी आकृतियां जिनके आकार समान हों, तो आकार समान होने चाहिए, अमाप से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये देखिए इनके आकार क्या हैं, समान हैं, तो ये दोनों क्या हैं, समरूप हैं। ठीक है, दूसरा लेते हैं, जैसे एक ये त्रिभुज और दूसरा ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, इनमें ये 4 ये 3 ये 5 मिल गया, इसमें ये ले लेते हैं 8 ये 6 और ये 10 सेंटीमीटर में है बच्चों सब। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में। तो देखिए अब यहां से आप देख रहे हैं तो ये देखने में तो लग रहे हैं ना आपको समकोण त्रिभुज, ये दोनों क्या हैं, समकोण त्रिभुज हैं, देखने में एक जैसे हैं, देखने में एक जैसे होने चाहिए, अमाप उनका कोई भी प्रभाव नहीं डालता उस पर, लंबाई चौड़ाई चाहे जो भी हो उसका, लेकिन देखने में एक जैसे होने चाहिए। और जो ये देखने में एक जैसे होंगे ऐसे ही आकृतियां क्या कहलाती हैं, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ ये दोनों देखने में एक जैसे हैं, मतलब ये दोनों क्या हैं, आपस में समरूप हैं। ये दोनों देखने में एक जैसे हैं, इसका मतलब दोनों आपस में क्या है, समरूप हैं। इसके बाद आप ले सकते हैं वर्ग ही ले लीजिए या आयत ले लीजिए, चलिए आयत ही ले लीजिए। ठीक है, अब ये आयत ले लिए, यहाँ से ये आयत ले लीजिए, ये और बड़ा कर लीजिए। अब देखिए ये जो हैं ये भी आयत ये भी आयत, तो दोनों हैं क्या, समान आकार के हैं। जब दोनों समान आकार के हों उनके अमाप से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, आकार समान होना चाहिए, देखने में एक जैसे दिखने चाहिए, और उसके बाद देखने में एक जैसे हों, उनकी लंबाई चौड़ाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये आप 10 कर लीजिए, ये अगर 5 है तो ये आप 15 कर लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस दोनों देखने में एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, लिख लीजिए बच्चों, उसके बाद आगे बताते हैं फिर आपको। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ आपको बता दिया गया समरूप और सर्वांगसम। अब देखिए इन दोनों में थोड़ा सा समानता देख लेते हैं कि दोनों में समानताएं क्या हैं। देखिए समरूप एवं सर्वांगसम आकृतियों में, समरूप एवं सर्वांगसम आकृतियों में समानता या संबंध। ठीक है बच्चों, अब देखिए समानता कर लीजिए, समानता। अब देखिए यहां से ये कहा है कि समरूप एवं सर्वांगसम आकृतियों में समानता क्या है,
तो बच्चों एक चीज आप देखिए, जब आपको बताया गया पहले सर्वांग सम बताए हैं, ठीक है, पहले क्या बताए हैं सर्वांग सम, और फिर बताए हैं क्या समरूप, ठीक है ना, सर्वांग सम और समरूप। तो सर्वांग सम में आपको ये बताया गया, सर्वांग सम में जो बताए हैं कि आकार समान हो, आकार समान हो और अमाप जो हो वो भी समान हो। अमाप क्या बच्चों, समान हो, आकार समान हो और अमाप समान हो, ठीक है। सर्वांग सम में आपको ये मिला कि आकार भी समान हो और अमाप भी समान हो, लेकिन समरूप में आपको जो बताया गया वो बताया गया कि आकार जो हो वो समान हो, क्या हो, आकार समान हो, लेकिन अमाप जो है, अमाप जो है समान होना आवश्यक नहीं है, समान होना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है, ठीक है बच्चों। देखिए आकार और अमाप दोनों समान होगा तो वो सर्वांग सम है, और यदि आकार समान हो परंतु अमाप समान न हो फिर भी वो क्या है, समरूप है। जैसे देखिए यहाँ थोड़ा सा ये इससे समझते हैं कि जैसे आकार समान कहा है तो इन दोनों में देखिए ये चीज कॉमन है आपका, क्या, आकार, दोनों में ये कहा है कि दोनों में कहा है कि आकार समान होना चाहिए। यदि आकार समान होगा आपका तो वो सर्वांग सम भी हो सकता है, समरूप भी हो सकता है, लेकिन सर्वांग सम कब होगा, जब आकार के साथ अमाप समान हो। जब इसमें दोनों समान होगा तो वो सर्वांग सम होगा, और इसमें केवल आकार आपका समान हो गया तो वो सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे आकार समान और अमाप में बात की है, और यहाँ आकार और अमाप समान होना मतलब आवश्यक नहीं है। देखिए जैसे अगर यहाँ देखे हैं तो एक वर्ग ले लिए, एक क्या है, वर्ग है, और दूसरा भी एक वर्ग ले लिए। अब देखिए ये देखने में तो एक जैसे हैं, और इनका जो माप है ये 2 सेंटीमीटर, ये भी कितना है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए ये सर्वांग सम हो गए क्योंकि ये देखने में भी एक जैसे हैं और इनका माप जो है वो भी समान है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें अगर देख रहे हैं तो अगर एक छोटा सा हम ले लें, चलिए वर्ग ही लेते हैं, एक छोटा सा वर्ग लेते हैं और एक बड़ा सा वर्ग लेते हैं, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर का और ये 2 सेंटीमीटर का। देखिए देखने में एक जैसे हैं मतलब आकार समान हो गया, लेकिन इनका माप जो है वो आवश्यक नहीं है, तो इसलिए ये छोटा बड़ा ले लिए। अब देखिए यहाँ से ये भी हमारा क्या है, समरूप है। अब इसमें ये कहा है कि अमाप समान होना आवश्यक नहीं है, मतलब अगर अमाप समान नहीं है तो भी चलेगा और अगर समान हो गए तो भी चलेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ अगर आप ये ले रहे हैं, ये आपका मान लीजिए 1.5 सेंटीमीटर का, और दूसरा अगर आप ले रहे हैं कितना, 1.5 सेंटीमीटर का। अब देखिए ये फिर भी ये आपका समरूप ही होगा, सर्वांग सम भी होगा, समरूप भी होगा। देखिए कैसे, इसमें ये कहा है समरूप में कि आकार समान हो, अमाप समान हो या ना हो, तो हो भी सकता है ना। तो देखिए आकार जो है समान है और अमाप भी समान है, तो ये जो है समरूप भी है। और आपको सर्वांग सम में भी बताएं कि आकार भी समान हो और अमाप भी समान हो, ठीक है ना, तो ये भी क्या है, सर्वांग सम है। अब देखिए ये यहाँ सर्वांग सम भी है और ये क्या है, समरूप है। इसमें ये समरूप हो गया, इसमें ये सर्वांग सम हो गया। अब देखिए बच्चों अगर ये चीज जैसे यहाँ बनाए, ये छोटा सा और ये जो है ये क्या है, बड़ा सा, ठीक है, ये मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का और ये जो है 2 सेंटीमीटर का। अब देखिए ये हमारा ये सर्वांग सम है, ये क्या है, सर्वांग सम है, परंतु ये सर्वांग सम नहीं है, ये सर्वांग सम नहीं है। क्यों बच्चों, है ना, देखने में एक जैसा हो, आकार समान हो और अमाप समान हो तो वो सर्वांग सम है, लेकिन आकार यदि समान है लेकिन अमाप समान नहीं है तो वो सर्वांग सम नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए यहां जो है इसमें ये समरूप है, ये क्या है, समरूप है, और ये भी क्या है, समरूप है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है, तो यहां से निर्णय क्या निकला, देखिए कि जो समरूप आकृतियां होती हैं वो सर्वांग सम हो सकती हैं, जो समरूप आकृतियां हैं वो सर्वांग सम हो सकती हैं, लेकिन जो सर्वांग सम आकृतियां हैं वो जरूरी नहीं है कि समरूप हो, ठीक है ना। फिर से आप देखिए जैसे ये यहां है तो ये इसमें हो सकता है,
ये जो है इसमें हो सकता है, लेकिन ये चीज इसमें नहीं हो सकता। फिर से ध्यान दीजिएगा कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप हो सकती हैं, ठीक है ना, सब ठीक है बच्चों। ये जो है इसमें हो सकता है, ये इसमें हो सकता है, लेकिन ये इसमें नहीं हो सकता। यानी कि आप ये लिख लीजिए नोट करके, नोट में, कि सभी समरूप सर्वांगसम आकृतियां, सभी सर्वांगसम आकृतियां, ठीक है बच्चों, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप हो सकती हैं, समरूप हो सकती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं हो सकती हैं, सर्वांगसम नहीं हो सकती हैं, ठीक है बच्चों। फिर से देख लीजिए आप, देखिए हम ये कहे हैं कि जितने ये सर्वांगसम हैं ये समरूप हो सकते हैं, लेकिन जितने समरूप हैं वो सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से अब ये देखिए, ये क्योंकि सेम साइज और मतलब सेम आकार और सेम अमाप का है, तो ये क्या है, समरूप है। यहां भी देखिए सेम आकार और सेम अमाप का है, इसलिए ये सर्वांगसम है। तो यहां का देखिए, इसमें ये समान हो या ना हो ये समरूप होंगे, लेकिन इसमें यदि समान लंबाई के नहीं है, यानी कि इनका अगर अमाप समान नहीं है, तो ये सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए आप सब, उसके बाद बढ़ते हैं आगे कुछ। तो ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे थोड़ा। अब देखिए आगे बात करते हैं कि जैसे अभी तो हमें ये पता मिल गया कि जैसे सेम आकार के हों, जैसे त्रिभुज में भी लिए, तो त्रिभुज में जो है समान आकार के हों। अब जैसे यदि हमें ये नहीं पता है कि इनके आकार जो है वो समान है कि नहीं है, अमाप जो है वो समान है कि नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में देखिए आकार तो, ये ध्यान दीजिएगा, आकार तो समान होने चाहिए, अमाप हो ना हो लेकिन आकार समान होने चाहिए। तो जब आकार समान होगा और अमाप समान नहीं होगा तो भी वो क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं किसी भी त्रिभुज के लिए, किसी भी त्रिभुज के लिए, किसी भी त्रिभुज के लिए, ठीक है बच्चों। तो जब किसी भी त्रिभुज के लिए बात करते हैं तो यहां से हम ये देखते हैं कि कोई भी दो त्रिभुज हों, कोई भी दो त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, कोई भी दो त्रिभुज, कोई भी दो त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, समरूप हो सकते हैं यदि उनके संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, ठीक है ना। यदि उनके संगत कोण एवं संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, ठीक है बच्चों। देखिए इसमें यह कहा है कि कोई भी दो त्रिभुज हों वो कब समरूप होंगे, जब उनके संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। सॉरी, संगत कोण बराबर हो लेकिन संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो या समान हो, ठीक है। जैसे लेते हैं यहां एक त्रिभुज, एग्जाम्पल में समझते हैं। ये एक त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज, ठीक है, एक ये त्रिभुज, ठीक है बच्चों, और एक और लेते हैं इससे बड़ा, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। मान लीजिए ये आपका कितना है, 3 सेंटीमीटर, ये है आपका 4 सेंटीमीटर, तो ये आएगा कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, समकोण त्रिभुज के लिए। यहाँ हम ले लेते हैं जैसे 6 सेंटीमीटर, ये हम ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर, और ये लेते हैं कितना, 10 सेंटीमीटर। जब समकोण त्रिभुज होगा तो इन्हीं दोनों का योग कर्ण के बराबर आना चाहिए, यही होता है ना। तो यहाँ से देखिए इनका वर्ग इसके वर्ग के बराबर, इसका वर्ग इसके वर्ग के बराबर। ऐसे ही यहाँ लेते हैं तो ये ले लेते हैं 9 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर,
ठीक है, ये हमारा ABC, PQR, ST और U। ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें ये हमें देखने हैं कि इनके संगत भुजाएं जो हैं उनका जो अनुपात है वो बराबर हैं या नहीं, इनके जो संगत कोण हैं वो बराबर हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ जो है हमें अभी यही देखना है कि कोई भी दो त्रिभुज जो होगा वो समरूप कब होगा। तो समरूप कब होगा, देखिए यहाँ यदि ये समकोण है तो ये भी क्या हो, समकोण ही हो। तो देखिए इसके संगत में यही कोण है ना, इसका दोनों त्रिभुजों में इसके संगत में ये कोण है, और इसका जो ये जो कोण हो वही इतना यहाँ भी हो। मतलब जितने अंश का यहाँ कोण बने उतने अंश का यहाँ बने, और जितने अंश का यहाँ कोण बने उतने अंश का यहाँ कोण बने। तो अगर ये आपस में बराबर हो गए तो फिर हमें चेक क्या कर लेने हैं, चेक हमें करने ये हैं कि इनके भुजाओं का अनुपात बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा, अनुपात में देखेंगे पहले तो देखिए ये कोण B जो है वो बराबर हो कोण Q के, वो कितना है, छोड़िए उस समकोण है वो तो जान रहे हैं, और कोण A जो है वो बराबर हो कोण P के, कोण C जो है वो बराबर हो कोण R के। इसके बाद इनके भुजाओं का अनुपात भी देख लेना है। तो देखिए भुजाओं का अनुपात यदि देख रहे हैं तो यहाँ से लिख लीजिए कितना, 8/4, 8/4, क्योंकि इस भुजा के संगत यही भुजा है, इस भुजा के संगत ये वाला है, यानी 10/5, और यहाँ से लेंगे तो 6/3। तो देखिए इन सब का जो अनुपात है वो देखिए बराबर आया कि नहीं, बराबर है बच्चों। अब देखिए यदि कोण आपस में बराबर है, संगत कोण आपस में बराबर हैं और संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में बराबर है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो त्रिभुज हैं वो क्या है, समरूप हैं। अब आप नीचे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो होगा वो समरूप होगा त्रिभुज PQR के। ठीक है बच्चों, त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के। ऐसे ही इनमें अनुपात देख लेते हैं। ठीक है, तो इनमें और इनमें देख रहे हैं तो यहाँ से देखिए ये कोण इस कोण के बराबर, ये जो कोण है इस कोण के बराबर, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो। ठीक है, अब देखिए आगे फिर देखते हैं, तो भुजाओं का अनुपात देख लेते हैं। पहले यहाँ लिख लीजिए कोण Q जो है वो बराबर है कोण T के। ठीक है, कोण P जो है वो बराबर है कोण S के, तथा कोण R जो है कोण बराबर है U के। ठीक है, अब ये जब बराबर आ गए तो भुजाओं का अनुपात देख लीजिए, इस भुजा के बटे में यानी 9 बटे कौन सा आएगा, 6, 15/10, और फिर 12/8। ठीक है, तो इनका अनुपात अगर देख रहे हैं आप तो ये सदैव क्या मिल रहे हैं, 3/2, 3/2 और 3/2। अब देखिए यहाँ से कोणों का अनुपात जो है, कोण जो है, सॉरी कोणों का अनुपात नहीं, संगत कोण जो है वो बराबर हैं और भुजाओं का जो अनुपात है वो समान है। तो अब आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज PQR जो होगा, PQR जो होगा वो क्या होगा, समरूप होगा त्रिभुज STU के। ठीक है बच्चों, तो यदि दो त्रिभुज दिए हों, उनके भुजाओं का अनुपात और संगत कोण आपस में बराबर हैं तो वो त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। ठीक है, लिख लीजिए आप सब। चलिए बच्चों अब थोड़ा सा बहुभुज के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में, बहुभुज। त्रिभुज जान गए, वर्ग जान लिए, अब जानते हैं थोड़ा सा बहुभुज के बारे में। तो बहुभुज के बारे में यहाँ थोड़ा जानते हैं। तो देखिए हम बात करते हैं किसका, समान भुजाओं वाले, समान भुजाओं वाले दो बहुभुज, समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं यदि, ठीक है बच्चों, कंडीशन यहाँ दो लिखने हैं। समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप होंगे, कब होंगे, वही कंडीशन यहाँ लिख रहे हैं। आप देखिए नंबर 1 कंडीशन है कि उनके संगत कोण जो हों वो बराबर हों, संगत कोण क्या हों, संगत कोण बराबर हों। ठीक है बच्चों, और दूसरा है कि भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात जो है, संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। ठीक है बच्चों,
यदि दो कंडीशन ये फॉलो करेंगे, कोई भी बहुभुज हो, यदि ये दो कंडीशन फॉलो करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं। जैसे कोई भी एक लीजिए आप, मान लो ये एक ले लिए हम, इनमें ये भुजा 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक दूसरा और लेते हैं, बच्चों। तो यहाँ लेते हैं तो ये कितना है? 2.5, ये आपका 2.5, ये आपका 1.5 और ये आपका है कितना? 2। यानी कि A B C D P Q R S। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ जो कोण बना वो कितने अंश का मान लेते हैं? 90 अंश का। कितना है? 90 अंश है। और यहाँ जो कोण बना है, यहाँ से आप मान लीजिए ये आपका है कितना? 110 अंश। ठीक है, और ये मान लीजिए आपका कितना है? 80। तो ये आपका कितना आ जाएगा? देखिए 80 ही होगा। देखिए 110, 200 और 160, 360 हो गए। तो सेम कोण यहाँ भी बने। ये 80, ये भी कितना? 80, ये आपका 90 और ये आपका कितना हो? 110। तो देखिए इनके जो संगत कोण हैं वो आपस में क्या हैं? बराबर हैं। संगत कोण बराबर है ना। अब केवल आपको ये देख लेने हैं कि भुजाओं के अनुपात बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा कि कोण C बराबर है कोण R के, कोण B बराबर है कोण Q के, कोण A बराबर है कोण P के और कोण D बराबर है कोण S के। ठीक है, ये कंडीशन तो पूरे हो गए। अब भुजाओं का अनुपात देख लेते हैं थोड़ा सा। तो भुजाओं का अनुपात जब देखते हैं तो यहाँ लिखते हैं 3 कितना है? 1.5। 3/1.5 बराबर में 5/2.5। कितना है बच्चों? 5/2.5। तीसरी भुजा आपका 5/2.5 ही है, 5/2.5 और यहाँ से 4 कितना आएगा? 2 आपका। ठीक है, तो अब ये देखिए सबको डिवाइड करने के बाद आपका जो आंसर मिल रहा है कितने के बराबर आ रहा है? सब जो है वो 2 के बराबर हैं। तो बताइए क्या भुजाओं का अनुपात समान आया? हाँ बच्चों आया। अब आप कह सकते हैं कि ABCD जो है वो क्या है? समरूप है PQR S के। चतुर्भुज लिख लीजिएगा, चतुर्भुज ABCD जो है वो समरूप है चतुर्भुज PQR S के। ठीक है बच्चों, अब इन सब के बाद हम चलते हैं अपने प्रश्नावली पर। प्रश्नावली 6.1। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए आप सब। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज में दिए हुए प्रश्नों को। देखिए बच्चों, यहाँ जो दिया है कि कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, ये जो ब्रैकेट में सब शब्द दिए हैं उन्हीं सबको यहाँ भर करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। देखिए सबसे पहले दिया है कि सभी वृत्त होते हैं। ठीक है, तो ये आप जानते हैं कि जो भी वृत्त हैं, दुनिया के जितने भी वृत्त हैं वो सबके सब क्या होंगे? समरूप होंगे। ठीक है बच्चों, क्या होंगे? समरूप होंगे। तो यहाँ आपको अभी कुछ समय पहले बताया गया है कि सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो यहाँ आप भर लीजिए क्या? समरूप। ठीक है, फिर दिया है कि सभी वर्ग होते हैं। तो सभी वर्ग भी क्या होते हैं? समरूप ही होते हैं। सर्वांगसम नहीं कहेंगे आप, क्योंकि देखिए हो सकता है कि एक वर्ग छोटा सा हो और दूसरा बड़ा सा हो, तो ये तो सर्वांगसम नहीं होंगे ना, ये तो समरूप ही होंगे ना। तो सभी वर्ग की बात किया है, वर्ग चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, तो सभी वर्ग क्या होंगे? समरूप होंगे। ठीक है ना, क्या होंगे? समरूप होंगे। इसके बाद देखिए कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो बच्चों जब समरूप की बात कर रहा है तो सभी त्रिभुज जो हैं वो समरूप होंगे। तो समरूप कब होंगे? जब सभी त्रिभुजों के कोणों का अनुपात और उनकी भुजाओं का अनुपात समान होगा तो वो क्या होंगे? समरूप होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ जो कोण बन रहा है वो यहाँ बने, जो यहाँ कोण बन रहा है वो यहाँ बने, और जो यहाँ कोण बन रहा है वो यहाँ बने, और इनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर आएगा, तभी वो क्या होंगे? समरूप होंगे। तो ये आप जान लीजिए कि जब त्रिभुज समरूप होने की बात कर रहा है तो कौन से त्रिभुज होंगे? वो समबाहु त्रिभुज होंगे, क्योंकि जब समबाहु त्रिभुज लेंगे तो इनके कोणों के मान आपस में बराबर आएंगे। हो सकता है ये भुजा 2 हो तो ये 4 हो, ये 3 हो तो ये 6 हो, ये 4 हो तो ये 8 हो।
तो भुजाओं का अनुपात तो बराबर हो जाएगा। कब? जब भुजाएं आपस में बराबर होंगी तभी कोण बराबर होंगे ना। तो बताइए अगर भुजा अलग अलग होगी तो कोण बराबर आएंगे? नहीं आएंगे। अनुपात तो बराबर आ सकता है लेकिन कोण बराबर नहीं आएगा ना। तो जब भुजाएं सभी बराबर होंगी तभी कोणों का मान बराबर आएंगे ना। मान लीजिए ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 4 हो जाए, ये 4 हो जाए और ये 4 हो जाए। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है? समबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना। तो यहां आप क्या भरेंगे? समबाहु। ठीक है बच्चों, समबाहु त्रिभुज। अब इसके बाद देखिए कहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होंगे? बताइए, संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए ना। तो संगत कोण बराबर हों, संगत कोण क्या होंगे? बराबर, तथा उनकी संगत भुजाएं किस मतलब क्या होती हैं? समानुपाती होती है ना। तो यहाँ क्या आप भरेंगे? समानुपाती। ठीक है बच्चों, समानुपाती हों, उनकी संगत भुजाएं बराबर तथा उनके संगत कोण बराबर तथा संगत भुजाएं क्या हों? समानुपाती हों। ठीक है। अब इसके बाद जो है प्रश्न नंबर 2 दिया है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। जैसे देखिए समरूप आकृतियां, तो समरूप आप एक वृत्त ले लीजिए छोटा सा और एक बड़ा, ये क्या है? समरूप है। इसके बाद दोनों क्या ले लीजिए आप? वर्ग, और सेम साइज के, या छोटे बड़े भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समरूप आप बोले हैं तो ये समरूप में हो गए। ठीक है, दोनों ये वर्ग हो गए, ये भिन्न हो गए। एक वृत्त है और दूसरा क्या है? वर्ग है। अब फिर इसमें कहा है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है बच्चों, एक आप ले लीजिए क्या? वर्ग ले लीजिए, एक आप वर्ग ले लीजिए और दूसरा आप त्रिभुज ले लीजिए। अब बताइए ये क्या समरूप होंगे? कभी नहीं होंगे। समरूप क्यों नहीं होंगे? क्योंकि दोनों के आकार ही अलग अलग हैं। आकार यदि समान होता तो समरूप सर्वांगसम दोनों के गुण भी मिलते। फिर यदि दोनों के अमाप समान होते तो वो सर्वांगसम हो जाता, और यदि अमाप बराबर ना होते तो समरूप हो जाते हैं। लेकिन यहाँ कहा है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं, यानी कि दोनों का आकार ही बदल दिया जाए। दूसरा आप ले लीजिए, एक वृत्त ले लीजिए और एक वर्ग ले लीजिए। ठीक है, ये हो गए आपके भिन्न भिन्न आकृतियां। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 में दिया है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो बच्चों समरूप होने का कंडीशन आप जानते हैं, नंबर 1 और नंबर 2 कंडीशन। पहला कंडीशन यह है कि सभी मतलब संगत कोण बराबर हों। संगत कोण क्या होने चाहिए? संगत कोण बराबर होने चाहिए। ठीक है ना। और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, यही बोले है ना। तो यहां देखिए, यहां जो कोण बन रहा है वो अलग है और यहां जो कोण बन रहा है वो समकोण है। यहां 90 अंश का कोण बन रहा है और यहां 90 अंश का कोण नहीं बन रहा है। तो पहले तो ये देख लीजिए कि कोण ही आपस में बराबर नहीं है। यहां कुछ और कोण है, यहां समकोण है, यहां कुछ और कोण है, यहां समकोण है, यहां कुछ और कोण है और यहां क्या है? समकोण है। तो भुजाओं का अनुपात तो मिल रहा है लेकिन कोण आपस में बराबर नहीं है। तो जब कोण आपस में बराबर नहीं है, देखिए संगत कोण बराबर नहीं है, ये कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा है, ये तो फॉलो कर रहा है अनुपात बराबर आ गए। तो यदि अनुपात बराबर है और कोण भी बराबर होंगे तब जाकर के वो जो आकृति होती है वो क्या होती है? समरूप होती है। तो यहां आप क्या लिखेंगे बच्चों कि आकृतियां समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप सबको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आया होगा।